तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल। आज है 7 अगस्त, फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आज से अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जो लगातार 1 महीने तक चलने वाले हैं और 1 महीने तक हम आपके साथ में रहेंगे। पर डे का एग्जाम एनालिसिस आपके लिए हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है लेकिन वो एग्जाम देने जाना चाहते हैं कि कुछ पढ़ करके हम एग्जाम देने चले जाएं, तो ऐसे में आप 12th लेवल एनटीपीसी के लिए बेहतरीन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे और ये पेपर जो एग्जाम एनालिसिस का है ये भी आपको साथ में ही दिया जाएगा। इसके लिए कुछ खास करना नहीं, छोटी सी प्रोसेस है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको मात्र 149 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एनटीपीसी आरआरबी 12th लेवल के सेंड कर दिए जाएंगे और आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करके पूरा पढ़ करके तैयारी करके एग्जाम देने जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न पूछा क्या है, आरबीआई की वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन है? सही आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। वर्तमान में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता है। आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक निवेदन भी आप लोगों से है कि जिन लोगों का आगे एग्जाम है वो अपने शिफ्ट के प्रश्नों को अपने नाम के साथ में इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड जरूर कीजिएगा, जिससे बाकी अभ्यर्थियों की मदद हो जाए। ठीक है, आज आप मदद करेंगे, कल कोई आपकी और मदद करेगा ना, तो इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को भी सेंड करना है 7052547003। देखिए, इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे देते हैं। पूनम गुप्ता को 3 साल के लिए आरबीआई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्र और शिक्षा जगत में उनके पास व्यापक अनुभव है, काफ़ी अनुभवी हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ये 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2028 तक के लिए आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे भी आरबीआई से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 61वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा मतदान की आयु से संबंधित है 61वां संविधान संशोधन। देखिए, 61वें संविधान संशोधन का संबंध मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करने से है। पहले यह आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। 21 वर्ष से कम वाला कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। आपसे पूछा जाएगा चुनाव आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो 324 आर्टिकल में चुनाव आयोग का वर्णन है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार है, और ऑप्शन में दिया गया था राज्य विधानसभा या फिर राज्य की कार्यप्रणाली। तो राज्य का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, जिस तरह देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। मेन कार्यकारी जो शक्ति होती है या फिर जो कोई भी काम होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस जिस तरह देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है उसी तरह राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो भारत में राज्य सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत में मुख्यमंत्री प्रत्येक राज्य सरकार का मुखिया होता है। वह राज्य के अधीनस्थ मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अपना पूरा कैबिनेट बनाएगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार में भी विभिन्न मंत्री विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये शिक्षा मंत्री ये रहेंगे, राज्य के शिक्षा मंत्री ये रहेंगे, यूपी के शिक्षा मंत्री ये हैं। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंत्री होते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी अलग अलग होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं उनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे यहाँ से प्रश्न बनेगा। ग्रेजुएट लेवल में मुख्यमंत्रियों से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे जो रिसेंट में जो बने थे, है ना, उसको ध्यान रखना है आपको।
एक वीडियो भी हम बना देंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है 1947 से 1991 तक सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया? ऑप्शन में दिया गया था उद्योगों पर। यानी भारत के बारे में पूछा गया था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 से 1991 तक किस पर जोर दिया हमने? तो उद्योगों पर बेसिकली ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि अगर उद्योग रहेंगे तो हम कृषि में और उत्पादन कर सकते थे। तो शुरुआती जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, उस पर हमने कृषि पर ध्यान दिया 1951 में। जब हमारे पेट में भोजन पहुंच गया, यानी कृषि के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो गए, तब हमने उद्योगों पर जोर दिया कि क्यों ना उद्योगों का निर्माण करके जो कृषि है उसको और उन्नत बनाया जाए। तो फिर हमने उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। 1991 तक हमने उद्योगों पर ही ध्यान दिया। इसके बाद में 1991 में एलपीजी की पॉलिसी आई और हम लोग जो है अब व्यापार पर ध्यान भी देने लगे थे। देखिए, 1947 से 1991 तक भारत में औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और आयात प्रतिस्थापन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर उद्योगों को विकसित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही देश को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए प्रतिस्थापन नीति भी अपनाई गई थी और 1991 के बाद में हमने एलपीजी पॉलिसी लागू की। जो आज आप नाइकी का शूज़ पहन रहे हैं भैया, लिवाइस का ड्रेस पहन रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे। पहले केवल एक ही शूज़ चलता था और वो था बाटा का, यही आपको पहनना पड़ता था, है ना? 1991 के बाद में ये विदेशी कंपनियां एलपीजी के थ्रू हमारे देश में आई और हमारी कंपनियां विदेशों में गईं। इस तरह से हम विश्व के साथ में जुड़ गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो जिस तरह से हम अपने देश में व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो है अलग अलग आयोग होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं जो हमारे उद्योगों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर हमें अपने देश से किसी दूसरे देश में व्यापार करना है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए डब्ल्यूटीओ एक संस्था होती है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। यही प्रश्न आज आपसे पूछा है कि भाई हमको अगर विदेश में व्यापार करना है तो इसका नियम कौन बनाएगा? तो डब्ल्यूटीओ बनाएगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली मुख्य संस्था विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ, फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। नाम आपको याद रखना है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यह एक वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। डब्ल्यूटीओ समझौते जो कानूनी आधारभूत नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा संपदा को शामिल करते हैं। ये जितने भी समझौते हुए हैं वो सभी देशों के साथ में समझौते हुए कि भाई जो नियम डब्ल्यूटीओ बनाएगा, सारे के सारे देश उस नियम को मानेंगे, उस नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है? तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं हो गई, सेवाएं हो गई, बौद्धिक संपदा हो गई, इन सब के ऊपर जो है डब्ल्यूटीओ ने नियम बनाए हैं। अगला प्रश्न है संगम साहित्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया था एक तमिल भाषा साहित्य है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य एक तमिल भाषा साहित्य है। देखिए, संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में दक्षिण भारत में रचा गया था। यह साहित्य मुख्य रूप से कविताओं, महाकाव्यों, व्याकरण ग्रंथों से बना है जो प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार, शोक जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। इसे लोगों ने श्रेष्ठ लोगों का काव्य भी कहा है। तो प्रश्न बनेगा कि भाई श्रेष्ठ लोगों का काव्य कौन सा है? तो वो भी संगम साहित्य को श्रेष्ठ लोगों का काव्य कहा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। 2025 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। खेल का समापन समारोह 14 फरवरी 2025 को किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की घोषणा की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ये इनका नाम कई बार पूछा गया है। उड़न परी के नाम से कौन फेमस है? पीटी उषा। ये एक एथलेटिक्स थी, यानी कि ये धावक है। अगला प्रश्न नंबर 8 है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किसमें वर्णित की गई है? तो आप सबको पता है जातक कथाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कथाएं हैं वो जातक कथाओं में वर्णित हैं। देखो, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जातक कथाओं में किया गया है। ये कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जो नैतिक शिक्षा और बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। बच्चों को ये जातक कथाएं पढ़ाई जाती थी। आपको याद होगा जब आप कक्षा 4-5 में हुआ करते थे तो नैतिक शिक्षा एक विषय हुआ करता था। हालांकि अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समाप्त कर दी जा रही हैं, पता नहीं क्यों, है ना? इसीलिए अब बच्चों में नैतिकता की भावना बहुत कम होती चली जा रही है। तो ये नैतिक शिक्षा जब पढ़ाई जाती थी तो उसमें बुद्ध के बारे में पढ़ाया जाता था, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की सारी बातें लिखी गई हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए।
विजडन अग्रणी क्रिकेटर पुरस्कार 2024 किस महिला को मिला है? महिला के बारे में अगर पूछा गया है तो स्मृति मंथाना हो जाएगा। 2024 पुरुष विजडन पुरस्कार पूछा जाएगा तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विजडन अग्रणी क्रिकेटर 2024 महिला वर्ग में स्मृति मंथाना को मिला है। ये कौन जारी करता है? तो विजडन क्रिकेटर अलमनैक नाम की एक पत्रिका है जिसके द्वारा इसको जारी किया गया है। 2024 के लिए दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में भारत की स्मृति मंथाना को शामिल किया गया है। 2024 में इन्होंने 5 शतक लगाए हैं, इसलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप सबको पता है महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देखिए अटॉर्नी जनरल संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। ठीक है, देखिए एक मिनट, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी के बारे में पूछा गया था, ध्यान रखना राज्य नहीं है भारत का, तो वो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो एजी जो है वो भारत का सर्वोच्च महाधिवक्ता होता है, कह सकते हैं। कानूनी रूप से जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। भारत के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का जो है पावर रहता है इसके पास में। केंद्र सरकार को यह सलाह देता है। आर्टिकल 76 में इसके बारे में वर्णन किया गया, तो ध्यान रखना यहाँ पर राज्य नहीं है, भारत का पूछा गया है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लैपटॉप और पीसी में कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल किया जाता? तो लैपटॉप और पीसी में ऑप्शन भी दिया गया था एंड्रॉयड डिजाइन सॉफ्टवेयर। ये जो एंड्रॉयड डिजाइन सॉफ्टवेयर है ये एंड्रॉयड मोबाइलों के लिए बनाया गया है। ये आपको पीसी में और लैपटॉप में काम नहीं करेगा। आपके पीसी लैपटॉप में ये काम नहीं करता है, तो यही आंसर हो जाएगा। जो लैपटॉप और पीसी में कौन सा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता? एंड्रॉयड डिजाइन सॉफ्टवेयर, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला प्रश्न है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य में होती है? तो भारत और अमेरिका के मध्य में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होती है। टाइगर ट्रंप अभ्यास भी भारत और अमेरिका के मध्य में होता है, याद रखना है। तो युद्ध अभ्यास एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 2004 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। शुरुआत कब हुई थी? 2004 में, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं बारी बारी से मेजबानी करती हैं। यह आपको ध्यान रखना है, भारत और अमेरिका के मध्य। देखो सैन्य अभ्यास आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम उठाकर देखेंगे तो हर शिफ्ट में एक ना एक सैन्य अभ्यास देखने को मिला था। तो ये सैन्य अभ्यास आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? ये आपसे पूछा गया। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें जो कांग्रेस थी वो नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजित हो गई। क्यों हुई थी आइए देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, 1907 में हुआ था। इस विभाजन में कांग्रेस पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। आखिर कारण क्या था? तो नरम दल और गरम दल के बीच मुख्य विभाजन का कारण ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर था। नरम दल के लोग ये कहते थे कि भैया अनुनय विनय करके, याचना करके हम अपने देश को स्वतंत्र करा लेंगे, जबकि गरम दल के लोग ये कहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियां करनी पड़ेंगी, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलने वाला। तो इन दोनों की जो दृष्टिकोण था ब्रिटिश सरकार के प्रति, वो अलग था। काफ़ी टाइम तक ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन आखिर में 1907 में आकर के ये फूट पड़ गई और नरम दल और गरम दल अलग हो गए। इनको एक भी किया गया, 1916 में ये पुनः एक हो गए थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए कि कब एकीकरण हुआ, तो 1916 में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। यहाँ पर पुराने शैलाश्रय आपको देखने को मिल जाएंगे आदिमानव काल के। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो आज हमको देखने को मिले हैं एनटीपीसी पहले दिन पहले शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। अगर हम लेवल की बात करते हैं तो इसको कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इसका लेवल रहा है। और आपको भी अपने प्रश्नों को सेंड करना हो तो अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर सकते हैं। आप एनटीपीसी के कंप्लीट नोट्स, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिलेगा, जीके जीएस साइंस करंट अफेयर सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 149 रुपये में, 149 में ये आपको उपलब्ध होने वाले हैं। ऊपर क्यूआर कोड आपको दिया गया है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके नोट से प्राप्त कर लीजिए। नहीं तो जो लोग क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो इस पर मैसेज करेंगे, आपको मोबाइल नंबर सेंड कर दिया जाएगा जिस पर पेमेंट करके नोट से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, हर जगह पहुंचाना आपका फर्ज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।